ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आपने सबसे पहले पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव वर्ड का मतलब होता है जो चीज ऑटोमेटिक हो जाती है अपने आप, जिसके लिए हमें एनर्जी या सोचना नहीं पड़ता, ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव। जैसे पानी अगर कभी अपने आप आए तो वाटर विल फॉल फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड। पानी अपने आप अगर आता है तो ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाएगा वाटरफॉल। कभी पानी अपने आप नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे तो आ जाएगा पर नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। जो काम ऑटोमेटिक हुआ, पानी का ऊपर से नीचे आना, वो पैसिव। जिस काम के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़े, क्या पानी नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाता। जब आप मोटर ऑन करते हो या इवेपोरेशन भी हुई, मान लीजिए कि आपने सोचा लिक्विड वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, या इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ, या आपने मोटर ऑन की घर में, मोटर चलाते हैं जब भी तो नीचे वाली टंकी से पानी कहाँ चला जाता है, ऊपर वाली टंकी में चला जाता है ना। उसके लिए आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई। और या अगर आप कह रहे इवेपोरेशन, तब भी पानी जब गर्म होता है, हीट लेता है, तब भी तो वो इवेपोरेट करके कहाँ जाता है, ऊपर। जो काम अपने आप हो जाए बिना ताकत लगाए उसको कहते हैं पैसिव। ठीक है। जो काम ताकत लगाने के बाद हो उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इज द पैसिव। जो काम ऑटोमेटिक अपने आप होता जाए, पैसिव। और जिस काम के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़े, ऐसे काम को हम कहते हैं एक्टिव। इन दिस प्रोसेस द एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड। और एनर्जी जब लगती है तो डायरेक्शन चलने की रिवर्स हो जाती है। इसमें जो काम अपने आप हो रहा था, पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा था, आपको नीचे से ऊपर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, रिवर्स। उसके लिए क्या अप्लाई करनी पड़ी, एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट इस एक्टिव की डायरेक्शन होती है रिवर्स। द ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन इज रिवर्स इन दिस केस। और इस केस में एनर्जी कंज्यूम होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के आपने दो केसेस पढ़े। पहला केस डिफ्यूजन। जब भी कोई चीज कहीं ज्यादा है, वो ऑटोमेटिकली वहां मूव करने लगेगी जहां पर वो चीज कम है। आप कभी ट्रैफिक में भी जाते हो, दो रोड आपको अवेलेबल है, किसी एक रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है जहां पर आप हो, तो आप ऑटोमेटिकली देखते हो कि ये वाली रोड पे तो कम ट्रैफिक है, आप अपनी कार को ऑटोमेटिकली शिफ्ट उस रोड की तरफ कर लेते हो। जो ये शिफ्टिंग हुई, इस शिफ्टिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। कोई भी अगरबत्ती हम जला रहे हैं, अगरबत्ती जलाने पर जो उसका धुआं बनता है, कमरा सारी जगह से बंद है, धुआं पूरे कमरे में इकट्ठा हो जाएगा, भीड़ हो चुकी धुएं की। जैसे ही हम गेट खोलते हैं, सारा धुआं कहाँ जाने लगता है, बाहर। The gases start to move outside because the crowd outside is very very less as compared to the crowd inside the room. Now, diffusion can be of a solid substance, it can be of a liquid substance, it can be of the gaseous substance. और इस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, the substance इस तरफ चीजें मूव करती हैं, the substance moves from हाइयर अमाउंट की जगह वर्ड क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। अगर मैं कंडीशन लगा दूं, लिमिट लगा दूं, चल रही हैं सारी चीजें, सॉलिड इधर उधर मिक्सिंग हो रही है, हर चीज अर्थ पे मिक्स होती चली जा रही है। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक कंटेनर के अंदर होली के कलर का पानी पहले से ही रखा है, आपने उसमें कुछ प्योर वाटर मिक्स कर दिया। जब आप प्योर वाटर मिक्स करते हो तो पानी की क्वांटिटी ऊपर ज्यादा, नीचे कम। होली का कलर नीचे ज्यादा, ऊपर कम। होली का कलर नीचे से कहाँ जाने लगेगा, ऊपर। और पानी ऊपर से कहाँ आने लगेगा, नीचे। या एक मीठे दूध में एक नॉर्मल दूध मिला देते हैं तो 10-15 मिनट के बाद आपको पूरा ही दूध मीठा नजर आता है, क्योंकि चीनी नीचे ज्यादा थी ऊपर की तरफ और दूध ऊपर ज्यादा था, कहाँ जाने लगेगा, नीचे। सब कुछ मिक्सिंग हो जाएगी और मिक्सिंग होने के बाद एक पूरा सॉल्यूशन ऐसे बनेगा जहां हर जगह चीज बराबर है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। अब जब चीनी वाले दूध में, इसको सपोज आप सोच के चलिए, शुगर प्लस मिल्क
और ऊपर सिर्फ क्या ऐड किया है मैंने, मिल्क। जब हम इस तरह से मिक्सिंग करते हैं, द शुगर पार्टिकल जो कि नीचे ज्यादा है से कहाँ जाने लगता है, ऊपर की तरफ। पानी जो ऊपर ज्यादा है कहाँ जाने लगता है, नीचे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसा करने से मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने की वजह से सब एक जैसा हो जाता है। एक जैसी कोई चीज हो जाए उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, ठीक है, समझ गए। नाउ अगर मैं इसके बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दूं, मेम्ब्रेन मतलब एक तरह का फिल्टर पेपर है, लेकिन उसको हम नाम क्या देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को जाने देता है। अब हालांकि सॉलिड यहाँ ज्यादा है, वो यहाँ जाना चाहेगा, लिक्विड यहाँ ज्यादा है, वो यहाँ जाना चाहेगा, लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी, एक मेम्ब्रेन ऐसी लगा दी जिसके आर पार एक लिक्विड तो जा सकेगा पर एक सॉलिड नहीं जा पाएगा। चाहे सॉलिड यहाँ ज्यादा है पर इसके पार जा नहीं पा रहा, पर लिक्विड यहाँ से कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो लिक्विड कैन मूव, सॉलिड कैन नॉट मूव। तो मैं अगर ऐसी कोई मेम्ब्रेन मिक्सिंग के टाइम से पहले लगा दूं, फिर मिक्सिंग होने से सिर्फ लिक्विड को अलाउड है और कोई चीज मिक्स नहीं कर सकती, ऐसी कंडीशन में जब लिक्विड इज ओनली अलाउड टू मूव, डिफ्यूजन सिर्फ किसको अलाउड है, लिक्विड को। और ऐसा कब होगा, जब मैं कौन सी मेम्ब्रेन लगा दूंगी, ठीक है। एक रूम में लिक्विड भी है, जैसे इस रूम में मान लो पूरे में लिक्विड भी भरा है और सॉल्ट भी भरा है। रूम खोलती लिक्विड और सॉल्ट सारा कहाँ बह जाएगा, बाहर, क्योंकि जहां ज्यादा है से कहाँ जाने लगेगा। सपोज मैंने जब दरवाजा खोला उससे पहले एक स्ट्रेच करके फिल्टर पेपर लगा दिया, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रूम खोलते ही लिक्विड तो बह जाएगा, सॉलिड नहीं बहेगा। क्यों नहीं बह पाएगा, सिर्फ किसको अलाउ करेगी, लिक्विड। किसको अलाउ नहीं करेगी, गैसेस को भी करती है नहीं। ऑस्मोसिस प्रोसेस, डिफ्यूजन वेयर ओनली लिक्विड इज अलाउड टू मूव। और ऐसा कब होता है, जब हम क्या अप्लाई कर देते हैं, मेम्ब्रेन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डिफ्यूजन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नो लिख सकती हूँ। अगर डिफ्यूजन है मतलब सॉलिड लिक्विड गैसेस कुछ भी चल रहे हैं, पर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो क्लियर है कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा, लिक्विड। देन इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कुछ भी जा रहा है ज्यादा से कम में, डिफ्यूजन। लिक्विड जा रहा है ज्यादा से कम में, तो क्या करेंगे, ऑस्मोसिस। और लिक्विड ही चले और कुछ ना चल पाए, उसके लिए जहां से जहां जाना है वहां बीच में मैंने क्या लगा दिया, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है चीज ऑलरेडी बहुत कम है बट फिर भी खींचनी होती है। अब आपको इन दोनों का एक एग्जांपल देती हूँ। प्लांट की रूट्स हैं, सपोज प्लांट की रूट्स को आप सुबह सुबह एक ग्लास पानी दे रहे हैं, ठीक है, एक मग पानी दे रहे हैं, जितना भी, ठीक है। नाउ द वाटर हैज टू डायरेक्शंस टू मूव। अगर मैं देखूं तो रूट्स के अंदर द वाटर क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस, पानी बहुत कम है अंदर रूट्स में, और पानी बहुत ज्यादा है बाहर, क्योंकि अभी अभी पानी दिया आपने प्लांट्स को, ठीक है। नॉर्मली कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, जहां ज्यादा है से कहां पर कम है, ठीक है। तो पलक, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉइल से कहां जाएगा, इनसाइड द। जैसे ही आप पानी दे दोगे, पानी देते ही सारा पानी फटाफट फटाफट किसके अंदर जाने लग जाएगा। एक चौक है, आपने पानी कहीं किसी कंटेनर में लिया, आपने चौक से उसमें डिप किया, आधा चौक डिप है आधा डिप नहीं है, पानी अपने आप चौक की तरफ खींचने लगेगा, पानी कहाँ जाने लगेगा, चौक में जाने लगेगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। ये कब होगा, जब कोई चीज कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, तो ज्यादा से कहाँ जाने लगेगा, कम में जाने लगेगा। पर अगर बराबर हुई तो नहीं चलेगा, कम वाली जगह पे जाएगा, बराबर वाली जगह पे नहीं जाएगा। सपोज द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल इन बोथ, बोथ मीन्स भावना
कहाँ क्वांटिटी इक्वल हो गई? रूट्स में और सॉइल में। पानी नीचे भी जा रहा था, पानी इधर भी जा रहा था, दोनों जगह बराबर हो गई। एक मग पानी आप देते हो तो इस मूवमेंट से एक रूट कितना पानी खींच पाएगी? आधा मग। आधा भी नहीं तुमसे, क्योंकि काफी तो कहाँ चला गया? नीचे। आधे से भी कम मिलेगा। अच्छा, अब क्या मूवमेंट रहेगी? जब बराबर हो गई तो मूवमेंट क्या हो जाएगी? फर्स्ट कंडीशन थी वाटर आउटसाइड वाज मोर, वाटर इनसाइड वाज लेस, एंड द वाटर स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अंटिल एंड अनलेस द वाटर ऑन बोथ द साइड बिकम्स इक्वल। ठीक है, अब इक्वल हो गई क्वांटिटी। नाउ इन द नेक्स्ट केस, जब दोनों जगह बराबर हो गई, वाटर मूव नहीं करेगा, लेकिन प्लांट को पूरे दिन इसके बाद पानी मिलेगा भी नहीं, और इतने पानी में उसका काम तेज है। ठीक है, अब पानी खींचा जाता है, उसके लिए इसको ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि चीज अपने आप नहीं चल रही। अपने आप जो चीज नहीं चलेगी और आप चलाना चाहते हो तो उसके लिए क्या अप्लाई करनी पड़ती है? रूट्स में सेल्स होती हैं। दीज सेल्स नाउ स्टार्ट यूजिंग ग्लूकोज। एनर्जी कब देता है सेल को? ग्लूकोज। ग्लूकोज से निकली एनर्जी एक तरह का वैक्यूम क्रिएट करती है। ग्लूकोज सीधा एनर्जी देता है या पहले किसी और चीज में बदलता है? ग्लूकोज फर्स्ट चेंजेस टू एटीपी, देन दिस एटीपी स्टार्ट्स टू रिलीज एनर्जी, और एक तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या आप वैक्यूम समझते हो? जो किसी भी चीज में कोई हवा वगैरह कुछ भी नहीं है और ऐसी चीज अपनी तरफ खींचती है। एक वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? आप जब इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो तो वो अपने अंदर से सारी हवा खत्म कर लेता है, हवा बाहर जाता है और अंदर कम। एयर स्टार्ट्स टू मूव इनसाइड द वैक्यूम क्लीनर। हवा को अपनी तरफ खींचता है और हवा के साथ क्या खींच जाती है? डस्ट खींच जाती है। ऐसे ही जब पानी बराबर हो जाए और अपने आप चलना बंद हो जाए, ऐसी कंडीशन में प्लांट को एनर्जी लगानी पड़ती है। एनर्जी लगा के ये पानी को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहेंगे, ना डिफ्यूजन ना ऑस्मोसिस। अब इस ट्रांसपोर्ट को कौन सी ट्रांसपोर्ट कहा जाता है? रूट्स एक्टिव हो गई, एनर्जी लगाना शुरू की, उसको पता है पानी पूरा दिन नहीं आएगा। नाउ इट स्टार्ट्स टू यूज एनर्जी। जितना काम अपने आप हो रहा था इसने होने दिया, उसके बाद जब काम अपने आप नहीं हुआ, इट स्टार्ट्स टू यूज एनर्जी, इट क्रिएट्स अ वैक्यूम। वैक्यूम चीज को अपनी तरफ खींचेगा, अपने साथ क्या खींच लेगा? फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अगर मान लो प्लांट ने पानी नहीं भी खींचा तो बराबर होने के बाद पानी नीचे जा रहा है, एक स्टेज ऐसी आएगी बाहर कम है अंदर ज्यादा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? रूट से पानी कहाँ जाने लगेगा? बाहर। क्या कभी मिट्टी में पानी अपने आप आया है? कभी रूट से नहीं आया ना। रूट को पानी रोकने के लिए भी क्या लगानी पड़ती है? एनर्जी। पानी बह रहा था यहाँ, इसको नहीं चाहिए, पानी खींचता है, कम हो जाए पानी तो खींचने के लिए एनर्जी लगाता है, और पानी बाहर कम हो जाए तो अपने वाटर को रोकने के लिए एनर्जी लगाता है। जब ट्रांसपोर्ट जिस डायरेक्शन में हो रही है, आप उस डायरेक्शन की ट्रांसपोर्ट को रोककर रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट करते हो, देन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए प्लांट एनर्जी यूज करता है, हम भी करते हैं एनर्जी यूज, और फिर चीजों को खींच लेते हैं। क्लियर हो गया? पैसिव अपने आप होगी, ठीक है। जो भी मूवमेंट अपने आप होती है आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक कहते हो। साइंस की लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। व्हेन द वाटर मूव स्पॉन्टेनियसली मींस अपने आप तो कहां से कहां जाएगा? हाई से लो। इसको कहते हैं पैसिव, ठीक है। और जब कम से ज्यादा की तरफ खींचनी है कोई चीज, या बाहर या रिमूव होना या ट्रांसपोर्ट को रोकना हो, तो एक सेल को क्या अप्लाई करनी पड़ती है? एनर्जी। एंड दैट एनर्जी इज ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक, पैसिव। ट्रांसपोर्ट यूजिंग एनर्जी, जैसे भीड़ में मेरे ख्याल चलना नहीं पड़ता, बंदा खुद ही चले जाता है, बिल्कुल फ्री छोड़ देना, पैर भी जमीन से हट जाए तो भी आगे पाएगा। वो क्यों पाएगा? अपने आप चल रहा है, दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और जो आप एक विंड के अगेंस्ट चलते हो उसको क्या कहेंगे? एक साथ बहुत सारी चीज एक सेल के अंदर मूव कर जाए, धीरे 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 थोड़ी थोड़ी जा रही है, एनर्जी लगते जा रही है तो एक्टिव,
एनर्जी बिना लगे जा रही है तो पैसिव। पर स्मॉल एंड स्लो स्लॉट्स में एक एक दो दो वाटर मॉलिक्यूल, एक एक दो दो बूंद जा रही है, उसको कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। बल्क वर्ड का मतलब होता है एक साथ लार्ज स्केल में बहुत सारी चीज या तो सेल के अंदर जाए और या सेल के बाहर जाए, इसको कहा जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट। सपोज whenever a vomiting occurs, तो vomiting में all the material you have eaten in an installment comes out together, उसको कौन सी ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा? एक साथ बहुत सारी चीज सेल के अंदर जाए या सेल के बाहर जाए, ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम कौन सी ट्रांसपोर्ट कहेंगे? दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा बेसिकली। अमीबा में कितनी सेल होती है? सिंगल सेल। ठीक है। इसके आसपास कोई खाना आ जाए, इट कवर्स दिस फूड यूजिंग द सेल। इस फूड के अराउंड अपनी मेम्ब्रेन को सराउंड कर लेता है, और जो ये मेम्ब्रेन सराउंड होती है फिर धीरे 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 अपनी मेम्ब्रेन कंप्लीट करके ऊपर वाली मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। वैक्यूल बन गया। वेसिकल भी कह सकते हैं। इसमें फूड की डाइजेशन होती है। तो एक साथ सारा खाना इसने ऐसे खा लिया जैसे वो लिजर्ड दिखी कभी जो फ्लाइज को कंज्यूम करते हुए, एक साथ पूरी फ्लाई, कॉकरोच भी एक साथ पूरा खा जाती है लिजर्ड, पता है। फूड पार्टिकल मूव्स इनसाइड द सेल एज अ होल, उसके लिए सेल को अपनी मेम्ब्रेन ब्रेक करनी पड़ती है और तब खाना अंदर जाता है। इस खाने को उसने पूरा डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो बचा, उस बचे हुए हिस्से को वो मेम्ब्रेन की एक साइड ले आता है, यहाँ से भी वो मेम्ब्रेन ब्रेक करता है। हमें जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो मेम्ब्रेन ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, मेम्ब्रेन में से अपने आप छनके जा रहा था। यहाँ पर फूड पार्टिकल मूव चाहे इनसाइड कर रहा है चाहे आउटसाइड, the membrane needs to be broken, और जब ये membrane break करके the substance moves in, then it is called the bulk transport. When the membrane is broken, whole of the food is removed, and this is called cell vomiting. ठीक है। अब bulk transport को हम दो नाम देते हैं। First is endocytosis. Endo word हमने पहले भी पढ़ा था। एंडो वर्ड का मीनिंग क्या था? कभी भी कोई चीज इनसाइड द सेल मूव करे तो उसको लिए क्या कहा जाता है? एंडो। एग्जिट हो, बाहर जाए, तो उसके लिए वर्ड क्या रहता है? एक्सो। एग्जिट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, मतलब ये सेल से कहाँ जा रहा होगा? बाहर। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस inside the cell is called endocytosis, and movement of substances outside of the cell is called exocytosis. एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में हम दो वर्ड फिर यूज करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज फैगो and the next word is pinocytosis. अरे किसके लिए? इसी के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए दो वर्ड और लगते हैं। अगर सॉलिड की मूवमेंट हो तो फैगो, सॉलिड वर्ड डिनोट्स फैगो। When a liquid moves, it is called pinocytosis. When a solid moves, it is called phagocytosis. अगर मैं वैभव वर्ड लिखती हूँ फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, उसका क्या मतलब है? पिनो मीन्स मूवमेंट किसकी? लिक्विड की, और एंडो मीन्स मूवमेंट कहाँ है? इनसाइड। मूवमेंट ऑफ लिक्विड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो दीज टू आर डिफरेंट टर्म जो ये बताते हैं द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज मूविंग, द क्वांटिटी और द सब्सटेंस, वेदर इट कैन मेक बी अ लिक्विड, मेक बी अ सॉलिड, इट इज मूविंग इनसाइड एंडो, moving outside exo. If it is solid in nature, we call it phagocytosis. If it is liquid in nature, we call it pinocytosis. Now passive transport, automatic spontaneous movement, solid liquid gases कुछ भी, तो diffusion और only liquid. Passive transport means movement automatic, it can be solid, liquid और gases. अगर इसमें से सिर्फ लिक्विड मूव करता है तो वर्ड क्या दे देते हैं हम? ऑस्मोसिस। अगर मूवमेंट जहां होनी चाहिए उससे रिवर्स डायरेक्शन में करना चाहते हो या रोकना चाहते हो
तो फिर एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को क्या कहते Active हैं? transport। ठीक है। अच्छा, जब चीज बहुत सारी सेल के अंदर और बाहर जाए, जिसमें डायरेक्शन कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, मेम्ब्रेन जरूरत है सेल को, तो मेम्ब्रेन ब्रेक करता है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो जाती है। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट बाय अ सेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा, लिविंग सेल में तीनों में से कौन सा फिनोमिना होगा? एक लिविंग सेल है, कैन इट शो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट? लिविंग सेल पैसिव ट्रांसपोर्ट शो कर सकता है? Yes, अभी तो बताया ना, yes, शेयर yes, करना yes, है, अपने आप जाएगा। ठीक है। एक्टिव Yes, ma'am. लिविंग सेल है, एनर्जी होगी। एक्टिव के लिए एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी होती है लिविंग सेल में, शो कर सकता है। बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए दिमाग चाहिए कि भाई मेम्ब्रेन ब्रेक करके सब्सटेंस मूव करना है, वो भी काम कौन कर सकता है? लिविंग कैन शो पैसिव ट्रांसपोर्ट, लिविंग कैन शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लिविंग कैन ऑल्सो शो बल्क ट्रांसपोर्ट। पर अगर एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, डेड है, पानी में लकड़ी है, तो पैसिव तो हो जाएगी। पैसिव तो अपने आप हो रही है, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग। चाहे एक्टिव हो जाएगी? क्यों नहीं? सेल डेड है, डेड सेल में एनर्जी होती है, और एक्टिव के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी। और बल्क के लिए दिमाग चाहिए। डेड सेल में क्या भी नहीं मिलेगा? दिमाग। तो इसलिए वहां पे भी मूवमेंट नहीं होगी। डेड सेल कैन ओनली शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लिविंग सेल कैन शो एक्टिव, पैसिव, बल्क। किसी भी सेल की आउटरमोस्ट वॉल, आउटरमोस्ट कवर इज कॉल्ड Cell wall। सेल वॉल 3 जगह प्रेजेंट होती है। नंबर 1 इन द प्लांट्स, नंबर 2 फंजाई एंड बैक्टीरिया। सबसे पहले स्ट्रक्चर, सेल वॉल होती किसमें है और बनी किस चीज की है? प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया। In plants, the cell wall is made up of cellulose. In plants, cell wall is made up of cellulose. In fungi, cell wall is made up of chitin. Chitin is also a material. ठीक है। बैक्टीरिया में भी सेल्यूलोज से बनी होती है। इन बैक्टीरिया ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेचर कैसा है? वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। हार्ड स्ट्रक्चर, परमिएबल। परमिएबल वर्ड का क्या मतलब शब्द? परमिएबल मतलब एवरीथिंग कैन पास थ्रू द सेल वॉल। उस मेम्ब्रेन को हम कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं? परमिएबल। दे आर हार्ड स्ट्रक्चर, दे आर एक्सट्रीमली परमिएबल, मीन्स कोई भी चीज को आने जाने अलाउ करते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? इट इज अ मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर। तो कोई भी अगर मैकेनिकल प्रेशर आता है, मैकेनिकल मतलब सेल गिर जाए, सेल पर कुछ लगे या चोट लग जाए, तो उसकी इफेक्ट से ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये झेल जाता है, और ये झेल गया तो अंदर वाली सेल को उसका प्रेशर फील नहीं होगा। एज इट इज वेरी हार्ड, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। इंजरी में और मैकेनिकल इंजरी में फर्क क्या है? आपको बॉडी में कहीं स्किन पर इंफेक्शन हो जाए, दैट ऑल्सो गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ इंजरी। आप गिरकर आपकी बॉडी पे कहीं प्रेशर लगा, दैट इज ऑल्सो इंजरी। जब कहीं किसी चीज से टकरा कर इंजरी होती है, कोई प्रेशर आता है, उसको कहा जाता है मैकेनिकल इंजरी। समझ गए? ठीक है। हवा के तेज प्रेशर से एक प्लांट नहीं गिरता, दैट बिकॉज सेल वॉल इज एबल टू होल्ड दैट, वो इंजरी को झेल जाता है, उसको कहते हैं मैकेनिकल इंजरी। पॉइंट नंबर 2,
फंजाई में, ये तो प्लांट्स में काम होता है सेल वॉल का, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ भी तो देता है सेल वॉल कि उसके ऊपर, एक सेल के ऊपर कितनी सेल रखी जाए, नीचे वाली सेल कोलैप्स नहीं करेगी। तो सेल वॉल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल इंजरी के साथ साथ मैकेनिकल प्रेशर, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड मैकेनिकल प्रेशर। पॉइंट नंबर 2, इन फंजाई, फंजाई में वाटर लॉस नहीं होने देता, इट प्रोटेक्ट्स, मतलब देखो फंजाई में मैंने यहाँ पे कहा ये तो परमिएबल है, इसमें से कुछ भी आ जा सकता है तो पानी भी चला जाएगा, और मैंने कहा फंजाई में ये पानी को बाहर नहीं जाने देता, और जबकि मैं वर्ड यहाँ पे मेंशन क्या कर रही हूँ, परमिएबल है, इसका मतलब तो जाने देगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम फंजाई में क्यों लिखते हैं कि ये वाटर को बाहर नहीं जाने देता, पानी नहीं जाता, इसलिए सेल ड्राई होके डेड नहीं होती। फंजाई में से पानी कम नहीं होना चाहिए। फंजाई में मैंने कहा ना, इट इज मेड अप ऑफ चिटिन, मटेरियल अलग है ना, इसका मतलब ये कुछ चीजों को क्या कर लेता है, अंदर किटिन से लाइनिंग है, जिसकी वजह से ये वाटर को लॉस नहीं होने देता, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में इसको क्रॉस नहीं कर पाता ड्यू टू चिटिन मटेरियल। तभी फंजाई का मटेरियल अलग है और प्लांट का मटेरियल अलग है। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंजाई इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डेसिकेशन। वर्ड आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि वाटर लॉस से बचाता है, वर्ड क्या लिखा मिलेगा आपको, डेसिकेशन, मतलब ये पानी को ड्राई होने से बचाना है। फंजाई प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डेसिकेशन या डिहाइड्रेशन। बैक्टीरिया में भी क्या प्रोवाइड करेगा ये दूसरे बैक्टीरिया को चिपकने नहीं देता, जिससे कि ये प्रोटेक्टेड रहता है। तो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया में क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर फंजाई वगैरह इससे अटैच हो गए तो फिर ये डेड हो जाएगा। तो ये किसी ऑर्गेनिज्म को ये रिपेल करता है, हर ऑर्गेनिज्म को, उनको साथ में अटैच नहीं होने देता। अब हम ये नहीं लिखते कि डू नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिजम्स टू अटैच, हम ये लिखते हैं कि सेल वॉल डू नॉट अलाउ अदर ऑर्गेनिज्म टू ग्रो नियर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के आसपास ग्रो करने नहीं देता, नहीं तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इन बैक्टीरिया सेल वॉल डू नॉट अलाउ स्ट्रक्चर। किससे बना होता है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट्स हैं, और फैट्स के लिए लिपिड वर्ड्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फैट्स की क्वांटिटी कम होती है। प्रोटीन्स आर मोर, फैट्स आर लेस। और एनिमल सेल में तो यही सेल, यही वाली लेयर लास्ट लेयर होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक हो जाए तो जो काम ये करता है वो नहीं होगा, आउटर वॉल ही ब्रेक होगी, द साइटोप्लाज्म या एक सेल का कंटेंट सारे से मिक्स हो जाएगा, और सारे से मिक्स हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, डेड, किसी भी हिस्से के बिना। गोल्गी अपरेटस आ जाए, गोल्गी अपरेटस मान लो डैमेज हो गया तो क्या होगा, जो काम वो करता है क्या तो नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है, वो तो सेल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि सेल को यही नहीं पता चलेगा किसको क्या काम और कितना करना है। इस कंडीशन में द सेल विल डाई, ठीक है। पहले ये लिख दो भाई ये पार्ट नहीं है। फंक्शन पूछने के दो तरीके हैं, या तो सीधा कहेंगे राइट दी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ना कह के कह देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या होगा, तो जो ये फंक्शन करता है लिख दो, ये फंक्शन नहीं होगा, और उसके बाद लिख देना द सेल विल डाई। Proteins are fats, proteins are more and fats are less. Now, next the functions of plasma membrane. Human beings में सोचते हैं पहले कि फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या जिन भी ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लास्ट लेयर है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल का भी काम कर रही होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम कर रही होगी। मतलब उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रेंथ भी दे रही होगी, शेप भी दे रही होगी, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजरी के साथ साथ ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन
in animals, and so protects against mechanical injury. Point number 2, जिनमें सेल वॉल होती है उनमें तो मैकेनिकल इंजरी से कौन बचाएगा? सेल वॉल। और जिनमें सेल वॉल नहीं है उनमें मैकेनिकल इंजरी या प्रेशर आ जाए कुछ भी तो उससे कौन बचाएगा? प्लांट में कौन बचाएगा? सेल वॉल। एनिमल्स में कौन बचाएगा? सारी का सेकंड फंक्शन बोलिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द selectively permeable membrane. रिपीट नहीं करेंगे। is a selectively permeable membrane that allow only required things to move across it. ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कंटेंट को सराउंडिंग से एक अलग आइडेंटिटी देता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती तो सारा सेल का कंटेंट किसके साथ मिक्स हो जाता? सराउंडिंग। एक अलग आइडेंटिटी एक सेल को कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा। समझ आ गया? अगर ये नहीं होती तो सारा कंटेंट सराउंडिंग से मिक्स होता, तो इट गिव्स एन आइडेंटिटी एंड शेप टू द सेल। मतलब समझ आ गया इसका? मैम आइडेंटिटी मतलब इसको मिक्स नहीं होने देता। अगर ये मिक्स हो जाएगा तो पता क्या चलेगा आपको? ये सेल का हिस्सा है, ये सेल का हिस्सा नहीं है। सेल के हिस्से को अलग पहचान नहीं देता है। इट गिव्स आइडेंटिटी एंड शेप टू द सेल। ये ना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे कवर के अंदर या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे घर में जो भी चीज एक्स्ट्रा है हम वो या तो बॉक्सेस में रखते हैं और या फिर किसके अंदर रखते हैं? बैग्स। ठीक है, या तो वुडन बॉक्सेस होते हैं और या फिर प्लास्टिक बॉक्सेस और या फिर बैग होते हैं। ऐसे ही हमारी सेल हर चीज को यूज तो कर रही है, बट कुछ चीजें जब यूज में नहीं है तब भी रखनी पड़ती है, स्टोर करनी पड़ती है। जैसे पानी को कुछ टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है, फूड को थोड़ा बहुत स्टोर करके रखना पड़ता है कि मान लो किसी टाइम अवेलेबल नहीं है तो फूड कहाँ से आएगा? वैक्यूम में स्टोर करना है। तो सेल के अंदर कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। स्टोरेज बैग, इसके 3-4 फंक्शन है, तीनों चारों करेंगे। देखो हमारा एक फ्लेक्सिबल रूटीन है। हमारी बॉडी को जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा दिमाग इतना काम करता है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट का पता चल जाता है। भूख लगी है या सेल्स में खाने की कमी हो गई तो हम खाना खा सकते हैं, हमें अवेलेबल भी है और हमारा दिमाग भी काम करता है, भाई इस टाइम भूख लगी है हमें खाना चाहिए। पानी की अवेलेबिलिटी भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जरूरी नहीं है कि इनको भूख लगे और खाना और पानी अवेलेबल हो। प्लांट को हर टाइम पानी अवेलेबल नहीं होता, हर टाइम फूड अवेलेबल नहीं होता। हमारी बॉडी स्टोर ज्यादा कुछ करती नहीं क्योंकि हमारी बॉडी को हर चीज की सप्लाई लगातार मिल रही है। हमें अपनी हर चीज हमारी डिस्पोजल पे अवेलेबल है, तो हमें कोई भी चीज ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो दाल से प्रोटीन मिलेगा, बॉडी को जितनी जरूरत है प्रोटीन उतने रखेगा, बाकी बाहर बॉडी से। विटामिन डी जितनी जरूरत है बॉडी उतना रखता है, बाकी सब एक्स्ट्रा बाहर कर देती है बॉडी। हमें जितनी भी चीज की रिक्वायरमेंट है बॉडी थोड़ा बहुत स्टोर करती है 1 या 2 टाइम के लिए, उसके बाद की स्टोरेज बॉडी में नहीं होती। प्लांट्स हर चीज जो भी आती है उसको फेंकते ही नहीं, वो हर चीज को स्टोर करके रखते हैं। हर चीज को स्टोर करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। पानी जितना आया स्टोर करेंगे, क्यों करेंगे? तो वो रिमूव भी करते, उनको पता है ये, मतलब उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो स्टोर करेंगे, और रिमूव कर दिया तो दे एक्ट एज अ स्टोरेज बैग। एनिमल में दे आर ऑफ स्मॉल साइज। मैंने कहा इन एनिमल्स दे आर ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है, बट इन प्लांट्स दे आर बिगर इन साइज। कैन यू टेल व्हाई? प्लांट्स को स्टोरेज ज्यादा चाहिए बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दिस थिंग ऑल द टाइम। ठीक है, हमारे लिए रिक्वायरमेंट कम है बिकॉज वी
द सब्सटेंसेस आर अवेलेबल टू अस ऑल द टाइम, ठीक है। तो हमारे अंदर स्टोरेज कम है तो स्टोरेज बैग भी स्मॉल साइज के हैं, और इनके अंदर स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो स्टोरेज बैग भी बड़े हैं। ये इतने बड़े हो जाते हैं प्लांट में। एनिमल्स में दिस इज द स्टोरेज बैग। प्लांट्स के अंदर अगर मैं देखूं तो द वैक्यूल पहले स्मॉल होते हैं, फिर चीजें भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, भरती जा रही हैं, और धीरे 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 बहुत बड़ी साइज हो जाती है, इतने बड़ी साइज की कि वैक्यूल एक साइड शिफ्ट हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसीलिए प्लांट की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कहने के बजाय क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम। ऐसे ही तो जब दिवाली की सफाई करते हैं तो एक स्टोर रूम होता है जो बिल्कुल साफ कर दिया जाता है कि सब डिक्लटर करके खाली कर देते हैं बिल्कुल, उस टाइम वो रूम सबसे खाली होता है। लेकिन 2, 4, 5 महीने में मेरे ख्याल से वो रूम जितना सामान होल्ड कर रहा होता है उतना तो घर के पूरे कमरे भी होल्ड नहीं कर रहे होते हैं। वही हाल है इनका, समझ आ गया? क्लियर है? तो दे एक्ट एज द स्टोरेज बैग फॉर द सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स इन द वैक्यूल। किसी भी सेल का स्टोरेज पार्ट होता है, ठीक है, समझ लो। नंबर 2, आपने अभी अभी अमीबा में पढ़ा कि जब खाना आता है तो एक साथ बहुत सारा खाना अंदर आता है, उस खाने के आसपास इसने किससे कवर कर दिया था? मेम्ब्रेन, वो भी तो वैक्यूल था। तो अमीबा में स्टोर नहीं करता, अमीबा में तो खाना ही उसके अंदर डाइजेस्ट हुआ, और जो खाने का वेस्ट बच गया वो भी किसके अंदर रखा उसने? उसी के अंदर। जब बहुत सारे वैक्यूल इकट्ठे हो गए तब उसने एक साथ रिमूव कर दिए। अमीबा में रिएक्ट एज द डाइजेस्टिव ऑर्गन। एक सेल ही है, ऑर्गन तो वैसे भी नहीं बनता इसके अंदर। डाइजेशन होती ही किसके अंदर है अमीबा में? इनसाइड द वैक्यूल। और रिमूवल या इजेशन में भी किसका रोल होता है? वैक्यूल। फिर इसके अंदर ना, अमीबा के अंदर एक वैक्यूल ऐसा होता है जो पंप करता रहता है। जब वैक्यूल, अमीबा एक छोटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई चीज पंप करती होगी तो उससे अमीबा वाइब्रेटिंग रहता है या चलता रहता है। ऐसे वैक्यूल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है जिससे अमीबा में मूवमेंट रहती है और अमीबा चलता रहता है। तो भविष्य अमीबा में द वैक्यूल इज हेल्पिंग इन हाउ मेनी वेज? फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप किया जाता है और उसी के अंदर उसको ब्रेक करके डाइजेस्ट किया जाता है। तो इनसाइड द अमीबा वैक्यूल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। इनसाइड द अमीबा वैक्यूल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। It also helps in ingesting the waste material. It also helps in movement. मतलब ये लगा लो, अमीबा के लिए तो सर्वे सर्वा है ये, वो एक प्रेयर नहीं है, त्वमेव माता त्वमेव पिता। तो अमीबा के लिए वैक्यूल भी वही है, खाना भी यही डाइजेस्ट कर रहा है, इजेस्ट भी यही कर रहा है और चला भी यही रहा है। और फिर कह देते हैं अमीबा काम क्या करता है? इंजेस्टिंग मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, समझ गए? प्लांट्स में वैक्यूल जो इतने बड़े साइज का हो जाता है, इसकी वजह से ये शेप मेंटेन रहती है, नहीं तो जहां से दबता वहीं से शेप बदल जाती है इसकी। ठीक है, वैक्यूल हेल्प्स टू मेंटेन दी शेप, रिजिडिटी भी देता है, जहां पे भी रखा होगा उसकी वजह से सारी चीजें इंटैक्ट रहती है। ठीक है, तो इट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट्स। The outer membrane of the plant cell is called chloroplast. Vacuole